लोरालाई में डीआईजी के दफ्तर में 4 दहशतगर्द दाखिल, दस्ती बमों से हमला, दहशतगर्दों ने गोलियां बरसा दी, 2 अफराद शहीद, 15 जख्मी। हमले के वक्त कांस्टेबल भर्ती के टेस्ट जारी थे। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का ऑपरेशन। छोटे मियां के भी लंदन में फ्लैट्स निकल आए। शहबाज शरीफ के बरतानिया में 4 फ्लैट्स की तफसीलात सामने आ गई। बार्कले स्ट्रीट पर फ्लैट नंबर 2, कोचेरोबाई स्ट्रीट पर फ्लैट नंबर 10 के मालिक हैं। एफबीआर ने तफसीलात नैब को दे दी। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत, हाई कोर्ट नैब पर बरहम, समात रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा 50 रोज तक तो दहशतगर्दों को भी रिमांड पर नहीं रखा जाता। मजीद समात 6 फरवरी तक मुलतवी। 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने दूंगा, लॉन्ग मार्च भी करना पड़ा तो करूंगा, बिलावल का ऐलान। खान साहब गुम्बद जैसे इंस्टीट्यूट केपी में बनाकर दिखाएं, वजीर आजम को चैलेंज। कहा बजट में सिर्फ अलीमा खानम को रिलीफ मिला, गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं था। सानेहाय साहिवाल पर सेनेट कमेटी का इजलास, अराकीन लवाहकीन के सामने उलझ पड़े। सानेहाय साहिवाल में हुकूमत मुलव्विस है। उबैद अब्बासी का मौक़िफ इंसानी अलमिया है, हुकूमत पर इल्जाम ना लगाएं। आजम सवाती का जवाब, रहमान मलिक का जुडिशल कमीशन का मुतालबा। वजीर मेरे बेटे को दहशतगर्द कहते हैं, बेटा दहशतगर्द था तो जिंदा क्यों नहीं पकड़ा। जिशान की वालिदा सेनेट में आबदीदा, मकतूल खलील के लवाहिकीन में भी दुखड़ा सुनाया। जीआईटी पर अदम एतमाद, सीटीडी एहलकारों की आज होने वाली शनाख्त परेड मंसूख। इमरान खान खलील के खानदान को इंसाफ फराहम क्यों नहीं करते। सानेहाय साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। खलील के खानदान को इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठूंगा। हमजा शहबाज की लाहौर में गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जरदारी नाअहली केस की समाअत, पीटीआई की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म। सियासी मुकदमात अदालत क्यों लाते हैं, मुताल्लिका फोरम इलेक्शन कमीशन है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का उस्मान डार से मुकालमा। जरदारी 10% से 90% तक पहुंच गए, हिसाब देना पड़ेगा। खुर्रम शेर जमान की घनगरज। उस्मान डार ने कहा मुराद अली शाह को सिंध डूबता क्यों नहीं दिखाई देता, मुफ्त मशवरा देता हूं, नून लीग का हाल देख लें। सिंध असेंबली में गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल, मजम्मती तहरीक मंजूर। तहरीक इंसाफ ने गाली की रिवायत डाली। मुकेश कुमार के बयान पर शोर शराबा, मुझे गुंडा और डिक्टेटर कहा गया। आप लोग पहली मर्तबा आए हैं, कुछ तो सीखें। स्पीकर सिराज दुरानी का जवाब। खौफ के बुत तोड़ दिए, जरदारी जल्द जला वतन होंगे। फिरदौस शमीम नकवी का दावा। खुर्शीद शाह नून लीग की जंग लड़ रहे हैं, दूध की रखवाली पर बिल्ला नहीं बिठा सकते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन तो ऑपोजिशन का ही होगा। हलीम आदिल शेख का 2 टोक मौक़िफ। पंजाब पुलिस ने दहशतगर्दी के खात्मे में किरदार अदा किया। आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पुलिस कल्चर बदलने के लिए एहलकारों का रवैया बदलना होगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार का मुल्तान में पुलिस पासिंग आउट परेड से खिताब। आईजी पंजाब ने हाथ बढ़ाया, वजीर आला की नो लिफ्ट। सहाफी ने हाथ ना मिलाने का सवाल कर डाला। उस्मान बुज़दार बोले अभी मेरी तरबियत हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूं। क्या वाकई इतने बड़े सूबे के वजीर आला सीख रहे हैं? अवाम का सवाल। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर का एलओसी का दौरा। नेक्रोन और शाहकोट सेक्टर में जवानों से मुलाकात। दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ।
कराची में साल की सबसे बड़ी चोरी। डिफेंस में निजी बैंक का गार्ड ताला तोड़कर 65 लाख रुपए ले उड़ा। पहले अलार्म के तार काटे, फिर सीसीटीवी कैमरे नाकारा बनाए। मंजूर नामी गार्ड का ताल्लुक रहीम यार खान से है। पुलिस खोज में लग गई। हुकूमत गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए स्कूक बॉन्ड जारी करेगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। 200 अरब रुपए के इस्लामी स्कूक बॉन्ड जारी होंगे। 5 लाख टन इजाफी गंदम बरामद करने की भी मंजूरी। महकमा सेहत सिंध और डॉक्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। डॉक्टर्स के मुतालबात मंजूर। अलाउंसेज में इजाफा। ग्रेड 17 और 18 के डॉक्टर 60,000 तक अलाउंस ले सकेंगे। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस कल से सरकारी अस्पतालों के ओपीडीज बंद थे। रूसी सदर के नुमाइंदा खुसूसी की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दफ्तर खारजा में वफूद के मुज़ाकरात। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की रूसी नुमाइंदा खुसूसी से मुलाकात। अफगान मफाहमती अमल और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान में बलदियाती इदारों की मुद्दत खत्म। इलेक्शन कमीशन की दोबारा इंतखाबात कराने की तैयारियां। हल्का बंदियों की ड्राफ्टिंग शुरू। बलदियाती इदारों की मुद्दत 27 जनवरी को मुकम्मल हो चुकी। 120 दिनों में इलेक्शन कराना लाजिम है। सानेह सफूरा के शरीक मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर। जाहिद मोतीवाला, सुल्तान कमर, हुसैन उमर और साजिद नईम बरी। पुलिस शवाहिद पेश न कर सकी। अदालत ने ज़िमनी चालान हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। सानेह में इस्माइली बरादरी के 43 अफराद जाँ बहक हुए थे। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलादम। सुप्रीम कोर्ट का 12 साल बाद कत्ल के 3 मुल्जिम रिहा करने का हुक्म। ननकाना में खातून के कत्ल का इल्जाम था। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए, जो केस आएगा फैसला करेंगे, कोई केस मुलतवी नहीं होगा। गवादर में गरीब का कच्चा आशियाना कब्र में बदल गया। पसनी में कच्चे मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल। शिमाली इलाकों में बर्फानी हवाओं का राज। बालाई इलाकों में खून जमने लगा। गिलगित, सकरदू, कालाम और कोयटा का पारा बदस्तूर नुक्ता इंजमाद से कम। पंजाब और सिंध में भी सर्दी बढ़ गई। पब्लिक न्यूज रूम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट मंसूबा शुरू करने का फैसला किया है और वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट मंसूबे का 31 जनवरी को इफ्तिताह भी करेंगे। पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए शुरू किया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल जावेद के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब से वजीर आजम खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान बचाओ सर्टिफिकेट्स ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक मंसूबा स्टार्ट किया गया है। 31 जनवरी को अब यह कहा जा रहा है कि इसका इफ्तिताह किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए होगा जो कि पाकिस्तान बनाने और इसकी तरक्की में मुआविन होंगे, तो उनको ये सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों को। और वजीर आजम इमरान खान साहब इसका इफ्तिताह करेंगे। 31 जनवरी को ये बताया जा रहा है और इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी किया जाएगा। वजीर आजम की जानिब से खासी मोटिवेशन दिखाई दी हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को मोटिवेट करने के लिए कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन उन्हें सरमायाकारी और दीगर चीज़ों के लिए भी पाकिस्तान लाने के लिए अब ये इस तरह की बातें हो रही हैं और अब हम देख रहे हैं कि उनको सराहने के लिए सर्टिफिकेट भी अब जारी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। वो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने दूंगा। ये भी कहा कि कुछ कुव्वतें 18वीं तरमीम खत्म करना चाहती हैं। दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि वफाक को अपने अस्पताल छीनने नहीं देंगे, लॉन्ग मार्च भी करना पड़ा तो करेंगे। उन्होंने मिनी बजट को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आम आदमी को तो कोई रिलीफ नहीं मिला, इमरान खान ने अवाम से किए वादे भी पूरे नहीं किए। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी खासे बरहम दिखाई दिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम का दिफा करेंगे और हुकूमत 18वीं तरमीम ख़त्म करना चाहती है। कुछ कुव्वतें हैं जो कि 18वीं तरमीम के पीछे हैं, तो अगर मुझे इस पर लॉन्ग मार्च भी करना पड़ा तो करूँगा। और मिनी बजट पर उन्होंने शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग है। नून लीग की तरह इन्होंने भी कई बजट पेश किए लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कि ये लोग
कठपुतली हुकूमत ले आना चाहते हैं। कठपुतली हुकूमत को इस्तेमाल करके हमारा 18वीं आइन, हमारा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करके ये सदारती निज़ाम ले आना चाहते हैं। वफाक को ऐसा हमारे हक पर डाका नहीं डालने देंगे। बताइए, आखिरी बजट जो पेश किया गया जिसमें खान साहब की बहन के लिए रिलीफ तो है, किसान के लिए कोई रिलीफ नहीं है, मजदूर के लिए कोई रिलीफ नहीं है। किस किस्म का बजट है ये? हर बजट में जुल्म के सिवा कुछ और करते ही नहीं है। हमने अपने अवाम को फैसिलिटेट करना है, हमने अपना रूरल इकोनॉमी को देखना है, अपना रूरल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है और रोज़गार दिलवाना है। ये वादे जो है ये खान साहब ने खुद किया अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान। आप सबके सामने ये वादे हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर वादा झूठा निकला कि ये लोग। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2-3 बातें जो की, उनमें से सबसे पहली तो ये कि 18वीं तरमीम पर वो आंच नहीं आने देंगे। अब 18वीं तरमीम वैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास तो सिंपल मेजॉरिटी है। किस तरह से ये हुकूमत 18वीं तरमीम ला सकती है जिसकी मुखालफत करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये नहीं बताया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। साथ ही साथ जो वफाक को अस्पताल देने का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सब कुछ हो चुका, तो वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के अगेंस्ट जाकर वो अस्पताल नहीं देने देंगे वफाक को, ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 12 इस तकरीर में नहीं बताया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ जरा रहमान मलिक साहब की। सेनेट दाखिला कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने सानह साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया और उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम को खत लिख दिया है कि कमीशन बनाने में देर नहीं की जाए। रहमान मलिक साहब इस वक्त हमारे नुमाइंदे टिका खान सानी के साथ मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। टिका, बात कीजिएगा रहमान मलिक साहब से, जुडिशल कमीशन का मुतालबा इतना ज़रूरी क्यों है उनके लिए और मजीद इस बारे वो क्या कहते हैं? मुलाकात हुई ज़ीशान की फैमिली के साथ और दीगर जो लवाहिकीन हैं, क्या पेशरफ्त हुई उसमें और क्या मुतालिबात हैं रहमान मलिक की, इससे हम बात करते हैं। जब भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है तो कंप्लेनेंट का हक बनता है कि उसको भी सुना जाए। तो हमने सबसे पहले गवर्नमेंट को सुना, फिर हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सुना, फिर जो अवेलेबल एविडेंस थी उसको देखा और ये महसूस किया कमेटी ने कि अब ये राइट टाइम है, इसलिए उनके लाहिकीन को भी बुला लिया जाए। बहरहाल आई एम ग्लैड कि हुकूमत, अपोजिशन और पूरी सेनेट कमेटी इस व्यू पे पहुंची कि इंसाफ मिलना चाहिए इनको। जो भी हकीकत है, अगर ज़ीशान टेररिस्ट है तो ठीक है, एविडेंस लाइन, टेक एक्शन। अगर वो टेररिस्ट नहीं है तो फिर उनका हक है माफ़ी लेने का। और जबकि खलील का जो हुआ है वो आपके सामने है, उनके भाई जलील ने पूरी तफसील दी, वो भी आपके सामने है, उनकी वालदा ने जो बातें की वो भी आपके सामने है। इन सब को हमने अपनी कमेटी का हिस्सा बना लिया। उनके जितनी भी स्टेटमेंट्स थी, मैंने इमरान खान साहब को उनकी हैसियत में कि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनसे रिक्वेस्ट मैंने की है कि ये आप कमीशन बना दें। अगर कल को कोई लीगल फोरम कर देगा तो आपके हाथ से बात निकल जाएगी। जी बिल्कुल, रहमान मलिक समेत पूरी कमेटी जो है सेनेट की दाखिला की कायमा कमेटी वो रिजेक्ट कर चुकी है JIT की रिपोर्ट को, लेकिन साथ ही जुडिशल कमीशन का मुतालबा है। रहमान मलिक ने लेटर भी लिख दिया, पैगाम भी भेज दिया। अब हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी JIT की रिपोर्ट हो। अगर ज़ीशान, ये कहना है रहमान मलिक का कि अगर ज़ीशान वाकई टेररिस्ट है तो उसके शवाहिद अगर सामने आ जाए तो बिल्कुल रहमान मलिक साहब से गुफ्तगू कर रहे थे हमारे नुमाइंदे टिका खान सानी और मुतालबा यही कर रहे थे रहमान मलिक साहब के जुडिशल कमीशन हुकूमत को बनाना चाहिए सानह साहिवाल के मामले पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं खुर्रम शेर जमान साहब की। वो ये कहते हैं कि सिंध के मसाइल के जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी साहब हैं और उन्होंने अपने असासे छुपाए हैं, अब उन्हें हिसाब देना होगा। और हलीम आदिल शेख भी बोले कि पीपल्स पार्टी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करती है, जब करप्शन की बात करें तो उनको भुट्टो साहब और शहीद बीबी याद आ जाती हैं। दोनों ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ असासे छुपाने का इल्जाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार खुर्रम शेर जमान ने कहा, पूरी कौम के लिए आज खुशखबरी है। जरदारी साहब के खिलाफ जो एक केस हमने दायर किया था रिगार्डिंग असासे छुपाने का, वो समाअत के लिए कबूल हो गया है। खुर्रम शेर जमान का कहना था, असासे छुपाने पर आसिफ अली जरदारी को हिसाब देना होगा। सिंध के मसाइल के जिम्मेदार एक ही शख्स है जिनका नाम आसिफ अली जरदारी है। जो भी हम अपने सूबे में हाल देखते हैं, चाहे वो तालीम के निज़ाम में देखें, चाहे वो सेहत में देखें, चाहे वो पानी में देखें, चाहे अमन व अमान में देखें, ये एक ही शख्स है जो जिम्मेदार है पूरे सूबे का, जिसका नाम है जरदारी। हलीम आदिल शेख ने भी पीपल्स पार्टी को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, नून लीग की जंग पीपल्स पार्टी लड़ रही है, दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को बिठा दिया गया है। चार्टर ऑफ करप्शन जो इनके दरमियान में हुआ है उसकी जंग लड़ते हुए, उसकी पासदारी करते हुए इन्होंने शहबाज शरीफ के अपोजिशन लीडर बनने में बहुत किरदार, जबकि हम कहते हैं कि गलत है।
कि वो दूध की रखवाली पे बिल्ला बिठा दिया गया। हलीम आदिल शेख का कहना था पीपल्स पार्टी चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की बात करती है। फिरदौस शमीम नकवी अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने तो सिंध हुकूमत के कच्चे चिट्ठे जाहिर हो जाएंगे। और अब कुछ बात करेंगे लाहौर के पैरामेडिक्स की, जिनका एहतजाज रंग ले आया है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने तमाम जायज़ मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए कानून साजी की जाएगी और पैरामेडिकल स्टाफ के मुतालबात क्या थे जानेंगे हमारी नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ सिद्रा गयास से। तो सिद्रा गयास बताइएगा, अब एहतजाज जो है वो रंग ले आया और मान लिए गए इनके सारे मुतालबात क्या थे? जी बिल्कुल, पैरामेडिक की तरफ से जो भी एहतजाज आज किया गया था, सर्विस से ये एहतजाज शुरू हुआ था रैली की सूरत में, और जो यहाँ पर पंजाब असम्बली के बाहर जो है फिर धरना दिया गया। उसके बाद जो है मुज़ाकरात के लिए टाइम दिया गया। जब मुज़ाकरात नहीं किए गए तो उन्होंने यहाँ पर रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया था। उसके बाद जो है DG हेल्थ के ऑफिस में जो है उनके मुज़ाकरात हुए और उनके मुज़ाकरात में अब हेल्थ सर्विस के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हुसैन नकवी, उन्होंने इनके मुज़ाकरात जो है वो तस्लीम किया और उनका ये कहना है कि ये इनके मुज़ाकरात आगे वज़ीर सेहत को जो है वो सेंड करेंगे और ताकि जितने भी इनके जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई भी इनको हतमी जो है, इनका ये कहना है कि अभी तक कोई प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी ये 8 से 10 दिन मज़ीद जो है वो वेट करेंगे। इनके मुतालबात ना माने गए तो ये अपने दायरा कार जो है वो एहतजाज का इसी तरह वसी करते हुए दोबारा से एक दफ़ा एहतजाज करेंगे और उनका ये कहना है कि जगह जगह वो एहतजाज करेंगे। मुतालबात इनके ये थे कि इनके जितनी भी यूनियन काउंसिल है वो बनी जाए पैरामेडिकल स्टाफ की, उसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन थे उनको परमानेंट किया जाए। कोर्ट के ऑर्डर जारी किए गए थे और उनका ये कहना था कि हस्पताल इंतजामिया की तरफ से इनको जो है अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। उसके साथ साथ जितने भी डेली वेजेस मुलाजमिन थे उनको बरतरफ भी किया गया था और उनकी तनख्वाहें भी बंद की गई थी। तो तमाम मुतालबात के लिए उनकी जो फहरिस्त है आगे वज़ीर सेहत को फॉरवर्ड की गई है। अभी वो उन पर जो है वज़ीर सेहत तमाम जितने भी इनके नुकात थे उनको देखेंगे और दैन उस पर फैसला होगा कि इनके ये तमाम मुतालबात कितनी देर तक पूरे होते हैं। जी ठीक है, आपने हमें अपडेट किया सिद्रा गयास। जो मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे और कानून साजी करने की बात हो रही है। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे कराची डिफेंस में निजी बैंक के गार्ड ने ही बैंक का सफाया कर डाला और साथियों के हमरा वारदात में बैंक में मौजूद 65 लाख रुपए के अलावा 10 लॉकर्स का भी सफाया कर दिया। लॉकर्स की तफसीलात फिलहाल हासिल की जा रही हैं। मजीद तफसीलात के लिए तनवीर मुनीर की ये रिपोर्ट देख लीजिए। मुहाफिजी बना लुटेरा। कराची के इलाके डिफेंस में निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने निजी बैंक का सफाया कर दिया। खुद ही वारदात की और इतला भी खुद ही दी। बाद में मोबाइल फोन बंद हो गया। SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ तारिक धरेजो का कहना है कि बैंक से 65 लाख रुपए लूटे गए, जबकि 84 में से 10 लॉकर्स का भी सफाया कर दिया गया। 3 लाख पाकिस्तानी रुपीस और तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए जो है वो फॉरेन करेंसी में इक्विवेलेंट टू पाकिस्तान रुपीस और तकरीबन कोई 10 लॉकर्स, वैसे तो उन्होंने तोड़े तकरीबन 32 लॉकर्स तोड़े हैं, लेकिन उसमें से 10 में से जिसमें सामान था वो ले गए हैं। शातिर मुलजिम ने साथियों के साथ वारदात की। बरसों से सिक्योरिटी कंपनी में तैनात था। वारदात से पहले मुलजिमान ने बैंक के अंदर CCTV सिस्टम काट दिया। पुलिस ने बाहर के कैमरों समेत दीगर कैमरों की फुटेज हासिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। ताल्लुक जो है वो रहीमियार खान से है और वहाँ पर भी हमारा राब्ता हो गया पुलिस से। इंशाल्लाह जल्दी इसको ट्रैक डाउन कर लेंगे। जबकि लूटे गए बैंक लॉकर्स मालिकान से लॉकर्स में मौजूद सामान की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। रवा साल नकब जनी की बड़ी वारदात। पुलिस ने जाए वक्त से शवाहिद इकट्ठा करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कैमरामैन काशिफ शाह के साथ तनवीर मुनीर, पब्लिक न्यूज, कराची। तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, साल की सबसे बड़ी डकैती कराची में कम से कम 65 लाख रुपए और उसके अलावा लॉकर्स में क्या कुछ था अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो इंचार्ज कराची हैं। तो काशिफ मुनीर बताइएगा, अब लॉकर्स की तफसीलात हासिल की जा रही है, यकीनन इसमें टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा और कितने लॉकर से ज़रा तफसील से आगाह कीजिए काशिफ। काशिफ मुनीर से बात करेंगे, लेकिन मामला कुछ यूँ है कि 65 लाख के अलावा तकरीबन ये बताया जा रहा है अभी इनिशियली कि कम से कम 10 लॉकर्स हैं जिनका सफाया किया गया और ये निजी बैंक का गार्ड है जिसने सफाया कर दिया और साथियों के हमरा मिलकर वारदात की
कई लॉकर्स तोड़े हैं और लॉकर्स में क्या क्या मौजूद था उनकी तफसीलात हासिल की जा रही हैं। और अब इब्तदाई तौर पर यह कहा गया है कि जो नकदी लेकर गए हैं वो गार्ड और उनके साथी वो 65 लाख के करीब है। सवाल यहाँ पर यह भी पैदा हो जाता है कि जदीद आलात बैंक आखिर पहुंचाए कैसे गए और सीसीटीवी की मॉनिटरिंग की जा रही थी कि नहीं। इस वाक़े ने कई सवालात को जन्म दे दिया है, सिक्योरिटी के मामलात पर सवाल उठा दिया। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी काशिफ, बताइएगा, एक तो सीसीटीवी जैसे अकबर बात कर रहे हैं और दूसरी जानिब कितने लॉकर्स हैं, उनमें कितना मालियत का सामान था, कब तक तफसीलात हासिल की जाएंगी? जी, ये जो बैंक लॉकर्स की जो सूरत हाल है जी 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 बोलिए काशिफ। जी, बैंक लॉकर से रब्ता करना शुरू कर दिया गया है। बैंक लॉकर अब जो अब मालिकान है वो सामने भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि जो बैंक लॉकर से जिनका सामान गया है उनकी सूरत हाल काफ़ी खतरनाक है, यानी उनका नुकसान अब ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बैंक लॉकर वो किसी हद तक जो है वो इंश्योर्ड होते हैं, वो मुकम्मल इंश्योर्ड नहीं होते। उनका जिनका सामान चला गया है उनके लिए मसाइल ये है कि बैंक जो सेंट्रल बैंक के हवाले से इनकी इंश्योरेंस पूरी नहीं है। तो अब जो बैंक जो लॉकर का सामान गया उस हवाले से तमाम चीज़ें वो इकट्ठी की जा रही हैं, वो बताया जाएगा और एक सर्टन इंश्योरेंस के तहत इनको जो है वो सामान दिया जाएगा। कराची में अगर आप देखें सूरत हाल, जो जितने गार्ड्स हैं ये ट्रेंड तो होते नहीं। अगर आप पर कोई हमला हो जाए, कोई सूरत हाल हो जाए, तो अगर आपने गुज़श्ता दिनों में देखा हो तो ये और तो कोई काम नहीं करता, लेकिन जितनी चोरी की, डकैती की, जितनी वारदातें हुई हैं इसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा जो आप देखें मुलविस पाए जाते हैं। इसके हवाले से एक शनाख्ती कार्ड जो है उनसे लेकर को भर्ती कर लिया जाता है, ना इनकी ट्रेनिंग की जाती है। और शहर में जितनी भी बड़ी चोरी की, बैंक के अंदर जो वारदातें हुई हैं, निजी घरों के अंदर हुई हैं, अस्पतालों के अंदर हुई हैं, फैक्ट्रियों के अंदर हुई हैं, तमाम के अंदर जो अगर आप देखेंगे तो ये गार्ड ही मुलविस पाए गए हैं। जी अच्छा काशिफ मुनीर, ये बताइएगा पर क्या पता चल सका है कि गार्ड के हमरा जो साथी थे क्या वो भी बैंक के मुलाजमीन हैं, अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं या बाहर से लोगों ने उनकी मुआवनत की? काशिफ मुनीर से एक मरतबा फिर रब्ता करेंगे। फिलहाल काशिफ हमें इस बारे अपडेट कर रहे थे कि जो कराची में ये वाक़या पेश आया डकैती का, जहां पर रात के वक्त तमाम आलात वो लेकर कि जिनसे लॉकर्स काटे जा सकते हैं, ये बैंक मुलाजिम जो गार्ड था वहां पर अंदर दाखिल हुआ और कम अज़ कम 65 लाख रुपए नकदी और उसके अलावा 10 लॉकर्स का इस शख्स ने सफाया कर दिया। तहकीकात पुलिस की जारी है और पुलिस का यह कहना है कि जल्द इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खदीजा सिद्दीकी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। मुलजिम शाह हुसैन को बरी करने का हाई कोर्ट का फैसला कलदम करार देते हुए शाह हुसैन को 5 साल कैद का ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट ने फैसला देते वक्त शवाहिद की गलत तशरीह की। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अमजद भट्टी से। अमजद भट्टी, बताइएगा हाई कोर्ट के फैसले पर क्या तनकीद की गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में? अमजद भट्टी हमें बताएंगे। फिलहाल आपको ये बताते जाएं कि खदीजा सिद्दीकी केस का तफसीली फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया। इससे पहले अगर बात की जाए तो ट्रायल कोर्ट में ये केस था, उसके बाद सेशंस कोर्ट में इस शख्स को, शाह हुसैन को सजा हुई थी और रिलीफ मिल गया था लाहौर हाई कोर्ट से। उसके बाद खदीजा सिद्दीकी ने अपने वकील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया था। आज तफसीली फैसला जारी हुआ है। इस तफसीली फैसले में हाई कोर्ट के किन मामलात पर तनकीद की गई है, अपने नुमाइंदे अमजद भट्टी से जान लेते हैं। जी अमजद भट्टी। जी बिल्कुल, अकबर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक खदीजा सिद्दीकी कत्लाना हमला केस था 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह फैसला तहरीर किया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में करार दिया है कि शाह हुसैन जो मुल्जिम है उसको बरी करने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उसको कलअदम करार दिया जाता है। और जबकि शाह हुसैन को जो ट्रायल कोर्ट से 5 साल कैद की सजा हुई थी और जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने उस सजा को खत्म किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में भी शाह हुसैन की ट्रायल कोर्ट से 5 साल की कैद को बरकरार रखा है। और तहरीरी फैसले में यह भी करार दिया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये सजा खत्म करते वक्त जो शवाहिद थे उसको दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ा और जबकि हाई कोर्ट ने फैसला देते वक्त जो शवाहिद थी उनकी गलत तशरीह भी की है और अलावा हाई कोर्ट ने गवाहान के बयानात को भी मद्देनजर नहीं रखा। 16 सवाल पर ये तहरीर फैसला चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तहरीर किया है। जी तो आज ये फैसला तहरीर कर दिया गया है 16 सफ़ात पर मबनी और ये कहा गया है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया उस वक्त शवाहिद की गलत तशरीह की गई और इसी बुनियाद पर जो दोबारा 5 साल कैद का ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसे बहाल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अमजद भट्टी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पब्लिक न्यूज़ में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
कराची में यूसुफ प्लाजा के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ और हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक हुए, जबकि बाप शदीद जख्मी हो गया है और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। यूसुफ प्लाजा के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक होने की इत्तला है, जबकि उनका बाप शदीद जख्मी हो गया और अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फरीद फारूकी हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। फरीद, कैसे ये एक्सीडेंट हुआ? जख्मी बाप की हालत अब कैसी बताई जाती है? जी बिल्कुल, आज ये हादसा जो है शाहराह पाकिस्तान पर यूसुफ प्लाजा थाने की हदूद में पेश आया था, जहाँ मोटरसाइकिल सवार पे जो ऑयल टैंकर है वो चढ़ दौड़ा और इस खूनी ऑयल टैंकर ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली, जिनमें 8 साला अली शामिल है और इसके अलावा जो 4 साला है वो आयशा है, वो मौके पे जाँ बहक हो गए थे। जबकि इनका जो बाप है 30 साला शकील, वो मोटरसाइकिल सवार चला रहे थे और वो भी शदीद इस हादसे में ज़ख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी तौर के ऊपर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मासूम बच्चों की जो लाशें हैं वो भी अब्बासी अस्पताल पहुँचाई गई थी, ताहम अब से कुछ देर के बाद जो है वो अब ईदी सर्दखाने पहुँचाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ये जो बच्चे हादसे का शिकार हुए हैं और बाप जो ज़ख्मी हुआ है ये नॉर्थ कराची के रहने वाले हैं, जबकि जो ऑयल टैंकर का ड्राइवर है वो मौके से फ़रार हो गया है। पुलिस ने जो ऑयल टैंकर है वो कब्ज़े में ले लिया है और ड्राइवर की जो तलाश इस वक्त जारी है। जी, ड्राइवर की तरी है और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बहरहाल ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया गया है और अब ड्राइवर को तलाश किया जा रहा है। दूसरी जानब वाकया ये पेश आया कि शाहराह पाकिस्तान यूसुफ प्लाजा के करीब ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जिस पर 2 बच्चे और उनका बाप सवार था मोटरसाइकिल के ऊपर। तो बाप शदीद जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 2 बच्चे मौके पर ही जाँ बहक हो गए। आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया फरीद फारूकी। अब आपको बताएं कि लोरालाई में डीआईजी ऑफिस पर हमला हुआ। एमएस सिविल अस्पताल के मुताबिक इस हमले में 9 अफराद के अब तक शहीद होने की इत्तला है। 21 अफराद जख्मी हुए। शहीद होने वालों में 5 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। तो आज लोरालाई में डीआईजी ऑफिस पर हमला हुआ है और एमएस सिविल अस्पताल के मुताबिक हमले में 9 अफराद शहीद जबकि 21 जख्मी हुए हैं और शहीद होने वालों में 5 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा ज़ाहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुर्तज़ा, तफसील बताइए। जी बिल्कुल, आज जो वाकया पेश आया है लोरलाई में डीआईजी ऑफिस में जो पुलिस एहलकारों की रिक्रूटमेंट हो रही थी, उस दौरान जो है मुसल्ला दहशतगर्द वहां पर आए और उन्होंने ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ, जिसके नतीजे में अब तक की जो इतलात हैं टोटल जो 9 अफराद हैं वो शहीद हो चुके इस वाकये में, जिनमें से 5 जो है वो एहलकार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है 21 अफराद जख्मी है। जो शोहदा हैं उनकी लाशों को कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है और जो जख्मी अफराद हैं उन्हें भी सिविल अस्पताल और कोयटा के बीएमसी अस्पताल में उनको जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी, और क्लियर करा लिया गया अब तक डीआईजी ऑफिस को, तमाम इलाका क्लियर है दहशतगर्दों से? जी बिल्कुल, इस हवाले से वजीर दाखिला मीर ज़िया लांगो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो कंपाउंड है उस पर जो है ऑपरेशन की गई है और उस पूरे कंपाउंड को जो है इस वक्त खाली करा लिया गया है, बिल्कुल क्लियर है, और उसके आसपास जो है वो सर्च ऑपरेशन का सिलसिला भी शुरू किया गया है। ठीक है, सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है और इलाके को क्लियर करवाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा ज़ाहरी, आपने अपडेट किया। लोरालाई में डीआईजी ऑफिस पर हमला हुआ और इसमें 9 अफराद शहीद हुए हैं जबकि 21 अफराद जख्मी हुए हैं और एमएस सिविल अस्पताल के मुताबिक ये कहा गया है कि 9 अफराद अब तक इस हमले में जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, जिनमें 5 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। डीआईजी ऑफिस में कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट का अमल जारी था जब 4 दहशतगर्द ऑफिस में दाखिल हुए, दस्ती बमों से हमला किया, वहां पर गोलियां भी बरसा दी। इब्तदाई तौर पर कहा गया कि 14 अफराद जख्मी हुए हैं और हमले के वक्त कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए टेस्ट जारी थे। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की नफरी वहां पर तलब कर ली गई थी। अब इस इलाके को क्लियर करवा लिया गया है, लेकिन अब अस्पताल जरा ये बताते हैं कि कम से कम 9 अफराद इस सानहे में जाँ बहक हो गए हैं जबकि 5 के करीब जख्मी बताए जाते हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सारे मामले पर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अनवारुल हक काकड़ साहब, आपने वक्त दिया। अब ये जो हम देख रहे हैं हमला हुआ है और इस तरह की कार्रवाइयां पहले भी हो चुकी हैं, अभी भी सर्च ऑपरेशन बहरहाल जारी है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से अब ओवरकम हो सकता है, दोबारा इस तरह की अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है? देखिए जी, ये जब तक हमारे प्रॉपर बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं होगी शायद इस तरह के वाकयात वक्तन फवक्तन इमर्ज होकर सामने आते रहें। आपको पता है कोई 900 किलोमीटर के करीब तो बॉर्डर फेंस हो चुका है और आगे भी हो रहा है। स्लिप होते हैं, ये
मेरा अभी तक अपना अंदाजा है, मेरी मालूमात नहीं है कि शायद टीटीपी के ये कोई स्प्लिंटर ग्रुप्स ही हैं जो वहाँ पर अफगान बॉर्डर से इस तरफ आते हैं और यहीं पर एग्जीक्यूट करते हैं। हमें थोड़ा सा मजीद विजिलेंट होना पड़ेगा। ऑब्जर्व, मुझे यकीन है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जितनी है हमारी वो इसको देख रही होंगी और इस पर बड़ा प्रोएक्टिव होकर काम करना पड़ेगा ताकि जो रेमिनेंट्स हैं इनको भी अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवारुल्लाह काकड़ साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। ज़ियाउल्लाह लांगू साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पेशगी इत्तला थी कोई इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से इस तरह के किसी हमले की, और ओवरऑल सिक्योरिटी सूरत हाल कैसी है बलूचिस्तान में? देखें, बलूचिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान और चाइना की उससे सीपैक बनने जा रहे हैं, तो ये हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनको बिल्कुल एक आंख भी नहीं घटती। तो हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आते रहते हैं और हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने काफ़ी कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। वैसे हमारे दुश्मनों के अज़ाइम ये थे कि इस कोयटा में, बलूचिस्तान में बहुत बड़ी तबाही की, जिसमें हम लोग को पकड़ा भी है। और कोयटा एक देखें बॉर्डर बहुत वास्ट एरिया है। आज का वाक़या लोरलाई में हुआ है, लेकिन लोरलाई अफगानिस्तान से करीब पड़ रहा है। तो अभी हमारी जब से फेंसिंग स्टार्ट हुई है बॉर्डर्स पर, उससे टेररिज्म में बहुत कमी आई है। तो अभी हम इंशाल्लाह हमारे इंटेलिजेंस बेस पर इन टेररिस्ट के पीछे भी हम पड़े हैं और हम अपना फेंसिंग खत्म करेंगे, तो इससे इंशाल्लाह ये दहशतगर्दी में पहुंच सकते हैं। तो भरपूर इकदाम यकीनी तौर पर उठाए जाएंगे ताकि दहशतगर्दी का खात्मा हो सके। बहुत शुक्रिया। मीर ज़ियाउल्लाह लांगू साहब हमारे साथ मौजूद थे। पब्लिक न्यूज़ रूम में ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। पब्लिक न्यूज़ रूम से अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।